हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो भी लिखा हुआ है उसको डिटेल में समझेंगे और एनसीईआरटी के पूरे एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। राइट, इस चैप्टर के रे ऑप्टिक्स के चैप्टर को। और ये खत्म होने के बाद ये चैप्टर पूरा जब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जेई के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो कंप्लीट करेंगे। जेई मेन में, जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और नीट के एग्जाम के लिए सेपरेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 वर्षों में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो भी इस चैप्टर को कंप्लीट करते ही हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन पे बात कर लें। ये रे क्या चीज है? रे पाथ ऑफ लाइट को बोलते हैं रे। पाथ फॉलोड बाय लाइट को क्या बोल, आप डेफिनेशन लिखते चलेंगे मेरे साथ। पाथ फॉलोड बाय लाइट को क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। यानी कि अगर एक बल्ब है, कहीं पे एक बल्ब बना हुआ है ऐसे, तो इससे लाइट कुछ निकल रहा होगा, बल्ब से कुछ लाइट ऐसे निकलेगा, तो ये कौन से पाथ को फॉलो करता है? क्या ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है? ऐसे सीधा लाइट ऐसे आता है ना, सीधा ऐसे स्ट्रेट, सीधा सीधा ऐसे लाइट आता है। इधर भी जाना होगा तो स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट ऐसे लग जाएगा लाइट। ऐसे वेव जैसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे तो नहीं जाता है। तो लाइट जिस पाथ को फॉलो करता है उसे रे ऑफ लाइट बोला जाता है। राइट, और कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को या बंडल ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। जैसे ये वन एक रे ये हो गया, ये दूसरा रे, ये तीसरा रे। ये तो इन सब तीनों का कॉमन नेम क्या होगा? मतलब ये तीनों कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग? बीम ऑफ लाइट। क्लियर? तो समझ गए रे ऑफ लाइट क्या है? जिस रास्ते पे लाइट चलता है, अच्छे रास्ते पे चलता है, बुरे रास्ते पे चलता है, जिस रास्ते पे भी लाइट चलता है उस रास्ते को क्या बोलते हैं? रे। ऑप्टिक्स क्या होता है अब? तो ऑप्टिक्स का डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of नेचर। किस चीज का स्टडी है? ये फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? नेचर ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रोपागेशन ऑफ लाइट, लाइट कैसे प्रोपागेट करता है एक जगह से दूसरे जगह, एंड वेरियस फेनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट। लाइट से एसोसिएटेड कौन कौन से फेनोमेना है? जैसे स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, रेनबो फॉर्मेशन, ब्लू कलर स्काई का क्यों दिखाई देता है, ये सब जितने भी फेनोमेना है वो सबका स्टडी किया जाएगा इस फिजिक्स के ब्रांच में। तो क्या बोलेंगे इसको? मतलब लाइट से रिलेटेड स्टडी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स। क्लियर हो गया ऑप्टिक्स तक? चलिए लास्ट पार्ट इसका है ऑप्टिकल। मतलब डेफिनेशन जितने भी हैं उनमें सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है? ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या चीज है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट। ये सब कैसा इंस्ट्रूमेंट है? जिसमें लाइट या तो रिफ्रैक्ट होता है या रिफ्लेक्ट होता है। लाइट क्यों रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट होता है इसमें? इन ऑर्डर टू फॉर्म इमेजेस बाय यूजिंग मिरर्स एंड लेंसेज। तो मिरर और लेंस के हेल्प से इमेज बनाता है ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और कैसे इमेज बनाता है? तो लाइट को या तो रिफ्लेक्ट करके या रिफ्रैक्ट करके। तो हम लोग इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये तीन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तीनों ही इंस्ट्रूमेंट में लेंस और मिरर का यूज होता है, और उस लेंस से या मिरर से या तो रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये डेफिनेशन हो गया। इंट्रोडक्शन पार्ट 9.1 में क्या लिखा हुआ है इन्होंने? 9.1 में तो जो आपको ध्यान देना है लाइन बाय लाइन, आइए देखते हैं। नेचर हैज endowed the human eye with the sensitivity to detect electromagnetic wave। मतलब नेचर ने मुझे दान दिया हुआ है। क्या दिया है दान नेचर ने? ह्यूमन आई। मतलब आंखों को मुझे नेचर ने दिया हुआ है, भगवान ने दिया है आंखों को, उसको नेचर बोलते हैं साइंटिस्ट सब। ठीक है, तो वो इन आंखों में क्या सेंसिटिविटी है, क्या ये सेंस कर सकता है? तो सबको ये सेंस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को।
राइट। और उसमें भी कौन से रेंज को करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच वाले वेवलेंथ से ही एक्टिवेट होते हैं सेल्स। जो रेटिना पे सेल्स हैं वो इसी से सेंस होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से जो भी लाइट आ रहा है उसमें सब खाली लाइट यानी विजिबल रीजन वाला ही नहीं है, उससे गामा रे, एक्स रे ये सब आ रहा है, अल्ट्रावायलेट सब कुछ आ रहा है। लेकिन हमारे काम का उसमें से सिर्फ विजिबल रीजन वाला ही है जिसको लाइट हम लोग बोल रहे हैं, और उसका वेवलेंथ ये वाला दिया हुआ है 400 से 750। और इससे इससे इधर वाला भी नहीं दिखाई देगा, इधर वाला भी। अब इसको ये ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है, वेवलेंथ का ऑर्डर कैसा होगा इसमें, तो देखिए रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे ये सब दिया हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रे का होता है। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की बात करेंगे तो नीचे से देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इस एरो के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। क्या समझ में आई बात। अभी सर वेवलेंथ भी बता दीजिए। तो वेवलेंथ को देखिए मैं अलग कलर से रखता लिख रहा हूँ, ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे रेड जिधर जा रहा है ना उधर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है इधर। तो लैम्डा वेवलेंथ के लिए सिंबल है, तो लैम्डा को मैं लिख दिया इंक्रीजेज। याद कैसे करें सर इसको, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, देखिए याद करने का क्या तरीका है। तो रेडियो को आप ऐसे मानिए कि आप बचपन में बहुत बदमाश थे, तो आप रेडियो को, रेडियो जिसमें गाना सुनते थे बचपन में हम लोग, राइट, रेडियो में लता मंगेशकर का गाना, कुमार सानू ये सब का गाना आता था रेडियो पे। तो रेडियो को माइक्रोवेव में लाकर आप रख दिए, माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए जो रहता है उसमें, तो उसमें रेडियो को डाल के रख देंगे बदमाशी करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो इंफ्रारेड हो जाएगा, पूरा जल के पूरा लाल पूरा हो गया रेड, इंफ्रारेड। तीन कहानी पता चल गया, रेडियो को माइक्रोवेव में रख दिए ले जाकर, तो वो क्या हो गया, रेडियो इंफ्रारेड हो गया। और जब इंफ्रारेड हो गया तो दूर से ही दिखाई देने लगेगा वो कि अरे वो देखो रेडियो उसमें पूरा जल के पूरा रेड हो गया है, तो वो विजिबल, उसके बाद आ जाएगा विजिबल। समझ में आ गया इतना। अब कैसे आप करें आगे सर, तो देखिए इंफ्रारेड आया है तो उसके बाद अल्ट्रावायलेट आना जरूरी है, तो इंफ्रारेड आया है और फिर बीच में विजिबल, तो आगे क्या आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट आ जाएगा। अल्ट्रावायलेट आ गया कि नहीं, ठीक है अल्ट्रावायलेट भी हो गया। अब इतना आप बदमाशी किए तो पिटाई होगा घर में, राइट। ये सब आप काम किए हैं तो पिटाई होगा, तो उसके लिए पिटाई होने से चोट लग गया आपको, तो क्या कराना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा हड्डियों का, एक्सरे कराना पड़ा आपको, राइट। तो एक्सरे तक बात पहुंच गई और उसके बाद गामा, सबसे लास्ट वाला ऐसे ही याद कर लीजिए, गामा। तो ये ऑर्डर में इस तरह से हो गया, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, और वेवलेंथ ये रेड से दिखाया है मैंने, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इतने सारे इतने सारे रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये सब, स्पेक्ट्रम। इसको अरेंज करने को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। एक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज करने को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोला जाता है, अरेंज करके लिखने को। तो इसमें से मेरे काम का क्या है सर, 400 से 750 नैनोमीटर वाला याद रखना है आपको, ये विजुअल रीजन में रहता है। इतना, इतने वेवलेंथ तक रेटिना पे जो हमारे सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर टू थिंग्स दैट वी कैन इंट्यूटिवली मेंशन, मतलब हम अपने अंतर ज्ञान से ये दो चीज हम लोग पता कर सकते हैं। क्या अंतर ज्ञान से पता कर सकते हैं भाई, फर्स्ट दैट इट ट्रेवल्स विद इनॉर्मस स्पीड, मतलब बहुत फास्ट लाइट ट्रेवल करता है, राइट। क्योंकि हम लोग टॉर्च ऐसे जलाते हैं तुरंत बहुत दूर चला जाता है, एक लेजर लाइट जलाई जैसे ही जलाएगा बहुत दूर तक चला जाएगा। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं अपने अंतर ज्ञान से कि लाइट बहुत फास्ट चलता होगा। सेकेंड क्या समझ सकते हैं सर, सेकेंड दैट इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्ट्रेट लाइन में कैसे करेंगे, तो वही बचपन का एक एक्सपेरिमेंट, एक कैंडल होता था ऐसे, कैंडल, कैंडल के सामने ऐसे कार्डबोर्ड रखा रहता था तीन, और इसमें ओपनिंग ऐसे रहता था कार्डबोर्ड में, और एक दूसरा भी ऐसे इसके सामने रख दी ऐसे, ठीक। लोग इसे सब एनसीईआरटी में दिया था 8th 9th क्लास का। तो इससे लाइट ऐसे आके और यहाँ आंख आप रखेंगे तो इधर आपको दिखाई दिया, ये सब लाइट दिखाई दिया बराबर।
लेकिन अभी क्या होगा, एक को इधर इन दोनों में से एक को किसी को ऊपर स्लाइड कर दिए, खिसका दिए ऊपर, ऊपर या ऐसे साइड में खिसका दिए, इधर साइड में ऐसे वर्टिकल ओपनिंग है ना, तो इसको साइड में खिसका दिए थोड़ा सा, तब ये आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देगा ये। तो इससे ये बात पता चल रहा है कि अच्छा लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्योंकि अगर वो टेढ़ा चलता तो इधर से हम स्लाइड भी कर दिए कागज को उधर, तो उधर निकल के वापस आ जाता हम में, लेकिन वो ब्लॉक कर दिया, अंधेरा दिखाई दिया, ये कैंडल नहीं दिखाई दिया, कैंडल का फ्लेम। इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में ही तो चलता है, ये इस बात का मतलब लोग कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, बराबर। लेकिन आगे ही देखिए क्या होता है, कितने स्पीड से बाद में एक्सपेरिमेंटली पता चला सबको कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी है, और उसका अप्रोक्स वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड। इस पैराग्राफ में लिखा है द इंट्यूटिव नोशन दैट light travel in a straight line seems to be contradict what we have learned in chapter 8। चैप्टर 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब ऐसे ऐसे वेव जैसा चलता है, जबकि ये कागज वाले एक्सपेरिमेंट से, जिसको ये बोल रहा है कि इंट्यूटिव नोशन, मतलब आपने धारणा बना लिया है अंतर्ज्ञान से, ये सोचकर कि लाइट सीधा चलता है, ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि चैप्टर में बोला है 8 में कि ये लाइट तो ऐसे वेव जैसा चलता है, तो ये गलत क्यों हो गया हमारा? तो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave of wavelength belonging to visible part of the spectrum. However, reconcile the two fact, how to reconcile the two fact, ये दोनों contradict कैसे कर रहा है? हमारा अंतर्ज्ञान बोल रहा है भैया कि लाइट सीधा लाइन में चलेगा, क्योंकि ये कागज को ऐसे स्लाइड किए तो ये कैंडल फ्लेम नहीं दिखाई दिया, जबकि चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम ही इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये देखिए ये वेव वर्ड ही लिखा हुआ है, तो ये सीधा लाइन में कैसे चल रहा है? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है, द आंसर इज दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। यानी आप जो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ कागज से, इसके कंपैरिजन में ये वेव लाइट ऐसे से चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इतना कम वेवलेंथ है, इतना कम वेवलेंथ है, ये नैनोमीटर में है, देखिए नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹ होता है, इतना कम वेवलेंथ है कि वो ऐसे से टेढ़ा वाला पार्ट मुझे दिखाई ही नहीं देता है, इतना छोटा सा नैनोमीटर वाला पार्ट, इसीलिए हमको वो स्ट्रेट जैसा दिखाई देता है लगभग, ये बहुत कम वेवलेंथ के कारण ऐसा हुआ। क्लियर हो गया? अब चैप्टर 10 में फिर से, ये तो 9 नंबर चैप्टर है, चैप्टर 10 में फिर से जब पढ़ाया जाएगा वेव ऑप्टिक्स, तो वहां पे वेव नेचर के बारे में डिटेल में चर्चा होगी कि लाइट ऐसे वेव जैसा ट्रेवल करता है। इस चैप्टर में हम लोग लार्ज ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे, इसलिए लाइट को स्ट्रेट लाइन में लगभग मान सकते हैं, उसका वेवलेंथ इतना कम है कि लाइट को लगभग मान सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट है इसमें द पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल करेगा, और उस पाथ को बोलेंगे हम रे ऑफ लाइट में, और बंडल ऑफ सच रेज, मतलब बहुत सारे रे ऑफ लाइट के कलेक्शन को क्या बोल देंगे हम लोग? बीम ऑफ लाइट। और इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि इस चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी कंसीडर द फेनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रिज्म से निकल के 7 कलर में जो बढ़ता है उसको डिस्पर्जन बोलते हैं, उस फेनोमेना को। तो यूजिंग रे पिक्चर ऑफ लाइट, मतलब लाइट को मानेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इन सब फेनोमेना का स्टडी करेंगे, हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब का। यूजिंग द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वी शैल स्टडी द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो स्ट्रेट लाइन में लाइट को मानते हुए हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे किनके हेल्प से? प्लेन मिरर पे, फिर स्फेरिकल यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे, और रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे लेंस के बारे में। We then go on describe the construction and working of some optical instrument including human eye। मतलब टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप ये सब तो पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या पढ़ाया जाएगा? ह्यूमन आई, जिसमें डिफेक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा कि हम लोग को क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है आंखों में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा वहां पे।
नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, जिसको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, उन आंखों में कौन सा करेक्टिव लेंस यूज करेंगे, वो सब भी समझाया जाएगा चैप्टर के एंड में। ओके, अगले पेज में ये पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट क्या चीज है ये हम लोग समझेंगे। पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, ये न्यूटन बाबा जो है ना वो सब चैप्टर में मार दिए हैं एंटर, बहुत सारा चैप्टर में ये आए हैं। तो ये इसमें भी ऑप्टिक्स में भी किस्मत आजमाए। ठीक, क्या बोले ये कि लाइट जो है ना वो कॉर्पस्कुलर मॉडल इन्होंने दिया। कॉर्पस्कुलर मॉडल मतलब ये माने कि बल्ब के अंदर से कुछ निकल रहा है। ये जैसे बल्ब है या कैंडल एक है, ये कैंडल से के फ्लेम से लाइट आ रहा है, तो ये क्या बोले कि इसके अंदर से कुछ तो निकल रहा है भाई, और ये जो निकल रहा है उसको एक पार्टिकल माने, वो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को उन्होंने बोला कि वो पर्पसकुलर निकल रहा है, उस पर्पसकुलर मॉडल बोलते हैं उसको। और उससे क्या निकल रहा है, कॉप्सकल्स, इसको बोलते हैं कॉप्सकल निकल रहा है लाइट के भीतर से, ऐसा ये बोल। फिर ही फर्दर एज्यूम दैट कॉप्सकल्स ऑफ लाइट वर मासलेस इलास्टिक पार्टिकल। ये सब हवा हवा ये सब बात बोलते गए कि लाइट कॉप्सकल निकल रहा है और उसका मास नहीं है, नेग्लिजिबल मास है, और वो जब टकरा रहा है दीवार से तो इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। मतलब इलास्टिक कोलिजन मतलब जितना वेलोसिटी से मारा दीवार को टक्कर उतना ही वेलोसिटी से रिबाउंड कर गया, तो ये बोल दिया कि इलास्टिक कोलिजन किया भाई, तो वेलोसिटी रिमेन सेम रहा। और सरफेस लाइट स्मूथ सरफेस से जैसे मिरर ये सब से जब टकरा रहा है तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, क्योंकि मोमेंटम कहाँ चेंज होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। मतलब वी से जा रहा था ऐसे, तो टक्कर के बाद वी से ही रिटर्न आ जाएगा। और अलोंग द प्लेन नहीं चेंज होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो उधर भी फ्रिक्शन कुछ नहीं लग रहा है, स्मूथ सरफेस है इसलिए। तो अलोंग द वॉल इधर की तरफ का भी मोमेंटम कंजर्व रहा, सिर्फ परपेंडिकुलर टू वॉल की तरफ का चेंज हुआ, गेट रिवर्स्ड, मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गया। 10 मीटर से पर सेकंड से टकराया जाके मिरर पे, तो वापस रिफ्लेक्ट भी 10 से ही करेगा, क्योंकि भाई इलास्टिक कोलिजन किया। आगे बढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर मारता है तो वो बेंड हो जाता है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया न्यूटन बाबा को कि एक्सप्लेन कीजिए अगर आपका कॉर्पस्कुलर थ्योरी सही है तो स्पीड ऑफ कॉर्पस्कुलर वाज ग्रेटर इन वाटर। तो इनका उल्टा आ गया, हम लोग को बाद में साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि पानी में लाइट स्लो हो जाता है पानी में जाने के बाद, लेकिन इनका उल्टा ही आ रहा था कॉर्पस्कुलर थ्योरी से कि पानी में और फास्ट हो जाना चाहिए। राइट, अगर पार्टिकल होता तो पानी में और फास्ट हो जाना चाहिए था, जैसे साउंड के बारे में देखिए, साउंड वेव सॉलिड में और ज्यादा हो जाता है, गैसियस मीडियम में कम होता है और सॉलिड में और ज्यादा होते जाता है स्पीड। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये भी पार्टिकल होता तो ज्यादा फास्ट मूव करता पानी में, लेकिन पानी में तो स्लो हो जाता है लाइट, तो इनका ये फेल हो गया यहाँ पे कॉर्पस्कुलर थ्योरी। फिर लिखा है यहाँ, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टर्म ऑफ कलर्स ऑब्जर्व ड्यू टू थिन फिल्म। थिन फिल्म मतलब रोड पे कहीं पे बारिश के मौसम में तेल गिर गया है, कहीं पेट्रोल वेट्रोल गिर जाता है, तो रोड पे वो चमकता है, कलरफुल दिखता है ना पैटर्न, पानी पे तेल गिर जाने पे, लाइट पड़ने पे उस पे, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो फेनोमेना फेनोमेना को भी। ठीक है, फिर इनसे पूछा गया कि बताइए कि लाइट जब वाटर सरफेस पे पड़ रहा है ऐसे, तो इसका कुछ कुछ हिस्सा इधर और कुछ इधर कैसे चला जा रहा है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ रिफ्रैक्ट, तो ये कॉर्पस्कुलर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, कोई सा कॉर्पस्कुलर अलग कर रहा है कोई सा अलग। तो इसके अनुसार कॉर्पस्कुलर में कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा मानना पड़ा कि लाइट का कॉर्पस्कल सब आइडेंटिकल है, एक जैसा कॉर्पस्कल है, बड़ा छोटा दूसरा दूसरा, अलग कलर का अलग नहीं है, सब सेम, जितने भी कलर्स हैं सबके कॉर्पस्कल सेम है, ऐसा मानना पड़ा। और यहाँ पे न्यूटन इसको, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि अलग अलग कॉर्पस्कल अलग अलग तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। राइट, तो बिहेव एज दे आर आइडेंटिकल। कुछ फेनोमेना को क्या एक्सप्लेन करने के लिए क्या न्यूटन ने माना कि आइडेंटिकल सब ये सब है कॉर्पस्कल। राइट, लेकिन कुछ फेनोमेना यानी इसी इसको मानने के लिए कि आधा रिफ्लेक्ट आधा रिफ्रैक्ट क्यों हो रहा है भाई, तो इसको मानने के लिए इनको मानना पड़ा कि नहीं,
कि इधर वाला कॉर्पस्कल अलग तरह का है, आने वाला 2 टाइप का कॉर्पस्कल हो गया, कुछ तो इधर भागा, कुछ इधर, तो 2 तरह का हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे कशमकश आ गया कि क्या माने भाई, लाइट का जो कॉर्पस्कल न्यूटन भाई बोले, वो सब कॉर्पस्कल एक जैसा होता है कि अलग-अलग कॉर्पस्कल में अलग नेचर है। दुविधा हो गया उसमें। तो सच अ डायलेमा डज नॉट अकर इन वेव पिक्चर ऑफ लाइट। अगर लाइट को आप वेव मानेंगे तो उसमें इस तरह का कशमकश नहीं रहेगा कि कुछ फेनोमेना को मानने के लिए आप मान लीजिए कि वो लाइट से निकलने वाला पार्टिकल आइडेंटिकल है, और कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मान लीजिए कि नहीं, आइडेंटिकल नहीं है। तो ऐसा कशमकश वेव वाले में नहीं था, अगर लाइट को वेव माना जाए तो नहीं आया ऐसा, राइट। तो एन इनकमिंग an incoming wave can be divided into two weaker waves। तो वेव ऐसे डिवाइड हो सकता है दो पार्ट में आने पे। जैसे कैसे, देखिए, दो दरवाजा है यहाँ पे, एक दो दरवाजे हैं घर में, और बाढ़ आ गया, मान लीजिए नदी में बाढ़ आ गया, इधर से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप वेव जनरेट किए हैं, वेव मान लीजिए जनरेट की, मैंने कंकड़ एक डाले पानी में। तो ऐसे से डिस्टरबेंस आते आते इस दरवाजे से भी डिस्टरबेंस निकलेगा, और इस दरवाजे से भी डिस्टरबेंस निकलेगा, ऐसे अलग अलग दरवाजे से, या पानी इधर से भी निकला, इधर दोनों डोर में निकलेगा। लेकिन अगर पार्टिकल माने और दो दरवाजा रख दिया जाए सामने ऐसे, और मान लिए कि लाइट एक चीनी का पार्टिकल जैसा है, तो ये पार्टिकल जब जा रहा है, ये एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो या तो इधर से जाएगा, इधर एक ही पार्टिकल दो भाग में थोड़े बढ़ जाएगा। लेकिन वेव को ये अलाउ है, वेव मतलब डिस्टरबेंस होता है, तो डिस्टरबेंस ऐसे से जा रहा है, तो यहाँ का अलग डिस्टरबेंस जाएगा, और इधर वाला फिर अलग डिस्टरबेंस जाने लगेगा। तो कुल मिला के अगले चैप्टर में जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें कॉर्पस्कुलर थ्योरी की जरूरत नहीं है, और कॉर्पस्कुलर थ्योरी का जो ड्रॉबैक है उसको सब वो करेक्ट करके और सभी फेनोमेना को आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है, ऑप्टिकल फेनोमेना, राइट। ठीक है। तो वेव नेचर के बारे में, वेव मानेंगे लाइट को, और वेव मानते हुए नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ठीक है। तो इस लेक्चर को, फर्स्ट लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं स्टूडेंट्स, और इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम लोग 9.2 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो।